दोस्तों अगर आप बिहार में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा, क्योंकि आपके लिए मैं वो प्रश्न लेकर आया हूं जो बीपीएससी का फेवरेट है और बार-बार पूछते हैं, और वो किस आधार पर पूछते हैं, न्यू पैटर्न पर, वो हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है जो कि बीपीएससी का फेवरेट है। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? देखिए अभी हाल ही में बीपीएससी 67वां 2022 में से पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा गैलीलियो, यानी कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया, तो वो गैलीलियो ने। ठीक, और यहाँ से कुछ प्रश्न बन सकते हैं, देखते हैं। गैलीलियो ने ही सर्वप्रथम एक समान रेखीय गति को परिभाषित किया। उनके अनुसार प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को गति यानी कि स्पीड कहते हैं। तत्पश्चात न्यूटन ने पिंडों एवं वस्तुओं की गति का वर्णन करने के लिए गति के नियम को प्रतिपादित किए। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण और फेवरेट भी है। कह रहे कि देखिए त्वरण ज्ञात करने की सही सूत्र कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन ज्ञात करने के लिए होता है v - u / t। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं जो कि बीपीएससी का फेवरेट है और इसी हाल ही में यहाँ पे देखिए 2022 में पूछा है। वॉशिंग मशीन का कार्य, ठीक है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी कि वॉशिंग मशीन किस कार्य पर सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, तो आप सभी जानते हैं जो वॉशिंग मशीन जो किस कार्य पे काम करता है, तो आप सभी जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस पर, यानी कि अपकेंद्रीय बल पर। अपकेंद्रीय बल को इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस कहते हैं और ये वॉशिंग मशीन इसी पर कार्य करता है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न कुछ और भी बन सकते हैं, वो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ देखिए वॉशिंग मशीन अपकेंद्र के सिद्धांत पर कार्य करता है। वह प्रतिक्रिया बल जो परिणाम में अभिकेंद्र बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्र बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है, उसे अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस कहते हैं। कपड़ा साफ करने की जो मशीन है या दूध से मक्खन निकालने की जो मशीन आदि अपकेंद्रीय बल पे यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस पे काम करता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, यहाँ से आपको कई प्रश्न देखने को मिल जाएगा इस वाली स्लाइड से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, देखिए हाल ही में बीपीएससी ने पूछा है निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा, एक सदिश और एक अदिश राशि दो प्रश्न जरूर बनते हैं और जरूर यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जो सदिश राशि पूछा है, तो सदिश राशि यहाँ पे क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। क्या होगा? आयतन हो जाएगा। यहाँ पे पूछा सदिश राशि नहीं है, तो सदिश राशि आयतन नहीं है। ठीक है, आयतन सदिश राशि नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि सदिश राशियां वे राशियां होती है जो परिणाम के साथ साथ दिशा भी बताती है, यानी कि सदिश राशि वो होते हैं जो परिणाम के साथ साथ दिशा भी बताती है। तो यहाँ पे देखिए सदिश राशि वो राशि होते हैं जो परिणाम के साथ साथ दिशा भी बताती है। तो वो देखिए जो विस्थापन है इसमें परिणाम के साथ है ना, जो परिणाम के साथ है वो दिशा भी बताती है। कौन? विस्थापन। बल भी बताता है, वेग भी बताता है, लेकिन आयतन यहाँ पे नहीं बताता, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हुआ? डी। आगे देखते हैं, कह रहे हैं विस्थापन वेग सदिश राशियां हैं। यहाँ पे बहुत प्रश्न बनते हैं। विस्थापन वेग बल सदिश राशियां हैं। अदिश राशि वह राशि है जो केवल परिणाम बताती है, दिशा नहीं, इसलिए आयतन एक क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए जो महत्वपूर्ण है, कह रहे कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त नहीं की यानी प्राप्त की जाती है? तो हो जाएगा हमारा सी, यानी कि द्रव्यमान। अब इसको देख लेते हैं क्या फॉर्मूला होता है और कैसे ये फाइंड आउट की जाती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी m तथा वस्तु का वेग यानी कि v, तो उस संवेग यानी m इंटू वी होगा। संवेग और वेग का जो अनुपात होता है वो mv/v यानी कि m होता है। v कट जाएगा तो क्या होगा? m यानी कि द्रव्यमान होगा। अगला देखिए यहाँ पे है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? तो आप सभी जानते हैं 1 किलोमीटर की दूरी बराबर कितना होता है? 1000 सेंटीमीटर। यहाँ से आपको जरूर प्रश्न बन सकते हैं, इसको याद रखिएगा क्या कि 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? 1 मीटर होता है। इस तरह से आप सारे याद रख लीजिए, क्या क्या मिली सेंटीडेस है, ठीक है, मिली सेंटीडेसी डेका हेक्टो किलो, ये सब आपको याद कर लीजिएगा, यूनिट जरूर पूछे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कुछ 1 किलोमीटर दूरी में 1000 मीटर होता है और 100 मीटर में 1 हेक्टोमीटर होता है। 1000 सेंटीमीटर 1 डेकामीटर होता है और 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए क्या है, कह रहे कि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा? तो आप सभी जानते हैं लिफ्ट में अगर आप खड़े हैं तो आपका जो भार है लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए आगे और देख लेते हैं, यहाँ पे क्या प्रश्न है, कह रहे लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति का दाब नहीं पड़ता है, अतः उस समय फर्श पर उसके द्वारा लग रहा बल कैसे होगा? शून्य होगा। यानी कि जब आप लिफ्ट में हैं और लिफ्ट से जब आप नीचे आ रहे हैं तो उस समय क्या होता है कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से त्वरण नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति का दबाव नहीं पड़ता है, अतः उस समय फर्श पर जो आपका बल लग रहा होगा वो कैसा होगा? शून्य होगा।
अगला प्रश्न देखिए, यही अभी हाल ही में यूपीएससी ने पूछा कि यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिरा दें। कह रहा है कि एक पंख यानी कोई भी ले लीजिए, कबूतर का ले लीजिए, पैरट का ले लीजिए, और कोई एक रबर का गेंद ले लीजिए, और एक लकड़ी की गेंद ले लीजिए, ठीक है, लकड़ी की गेंद, और निर्वात में, निर्वात मतलब कि हवा ना हो, और उस स्थिति में एक समान यानी एक ही छत पर चले जाएं, एक छत पर, और उस पर एक पंखा यानी कि एक पंख और एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद, तीनों को एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिरा दें। तो आप क्या देखेंगे? तो आप देखेंगे कोई भी वस्तु निर्वात में अगर हवा नहीं है तो चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, पतला हो, मोटा हो, एक ही समान तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। परंतु अगर हवा हो, निर्वात नहीं हो, वायुमंडल हो, तो उस स्थिति में जो हल्की वस्तुएं होती है वो जल्दी पहुंच जाएगी, लेकिन वो क्षेत्रफल पे ऊपर भी डिपेंड करेगा, ध्यान रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा तीनों एक साथ जमीन पर उतरेगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं और कुछ प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। कह रहे कि निर्वात की स्थिति में वायु प्रतिरोध शून्य के कारण पंख, रबर गेंद और लकड़ी के गेंद एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिराए जाने पर तीनों एक ही साथ जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि उनका अंतिम वेग यानी कि जो वेलोसिटी होता है √2gh उनके द्रव्यमान के स्वतंत्र, ठीक है, होता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं वायु में ध्वनि तरंग होती है, तो आप सभी जानते हैं वो होता है अनुदैर्ध्य। कैसे? अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं वायु में। ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें कहलाती है क्योंकि उनके संचरण, ठीक है, के लिए द्रव्यमान माध्यम यानी कि ठोस, द्रव या गैस की आवश्यकता होती है। वायु या गैस में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है क्योंकि इस माध्यम के कटक, ठीक है, घटक तरंग की गति क्या है? इस माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा अनुदिश या अनुदिश दोलन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला जो प्रश्न हो जाएगा वो रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक यानी कि अलग किया जा सकता है? तो वो ऊर्ध्वापर्तन जिसे कि सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है। अब यहाँ पे देखिए नेपथलीन या ऊर्ध्वापातन का गुण प्रदर्शित करता है, अतः रेत और नेपथलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वापातन या फिर सब्लिमेशन के द्वारा अलग किया जा सकता है। ऊर्ध्वापातन वह प्रक्रिया होता है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था ग्रहण के ही परिवर्तित हो जाए, उसी को ऊर्ध्वापातन या फिर सब्लिमेशन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या? जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था ग्रहण के ही परिवर्तित हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, एक है आपका कपूर। कपूर को जब आप जलाते हैं तो लिक्विड फॉर्म में नहीं बनता है और डायरेक्ट ही वो क्या होता है? वायु में यानी कि गैस फॉर्म में यानी गैस बन जाता है, और उसको भी हम ये कह सकते हैं वो सब्लिमेशन प्रक्रिया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए जो महत्वपूर्ण है, कह रहे विद्युत शक्ति की इकाई है, तो आप सभी जानते हैं विद्युत शक्ति की जो इकाई होता है वो होता है वाट, यानी कि वाट से विद्युत शक्ति मापी जाती है। अगर यहाँ पे कई बार पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए आपके 100 वाट का एक बल्ब है, 100 वाट का एक बल्ब है और 10 घंटे तक जल रहा है, तो कितना यूनिट होगा? तो 100 गुना में 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1000, और फिर इसको आप यहाँ से 1000 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 यूनिट, यानी कि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे आप जलाते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या है? 1 यूनिट आपका बिजली खपत होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहे हैं भौतिक में शक्ति या विद्युत शक्ति की वह दर जिस पर कोई कार्य करता है ऊर्जा का संचरित होता है। यहाँ पे शक्ति बराबर P बराबर होता है, P बराबर होता है W/T, यानी कि P बराबर शक्ति बराबर कार्य बटे समय। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। विद्युत शक्ति की इकाई वाट होता है जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है, ठीक है। यहाँ पे कई बार ये भी पूछा जाता है विद्युत शक्ति की SI मात्रा क्या होता है? तो वाट होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आप सभी जानते हैं क्या कि वोल्ट मीटर विभवांतर को मापा जाता है, जो एमीटर होता है वो विद्युत धारा को मापा जाता है, जो पेंटेशियोमीटर होता है वो विद्युत वाहक बल को मापा जाता है, लेकिन जो गैल्वेनोमीटर है ये विद्युत प्रतिरोध को नहीं मापा जाता है, इसलिए हमारा यहाँ पे सही सुमेलित गैल्वेनोमीटर नहीं है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं क्या कि गैल्वेनोमीटर का प्रयोग एक छोटी विद्युत धारा या उसके प्रकार के मापन करने के लिए किया जाता है। पेपर में यह भी पूछा जा सकता है कि गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो छोटी विद्युत धारा या उसके प्रकार का मापन करने हेतु किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मापन ओमीटर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। पेपर में पूछा जाएगा ये विद्युत प्रतिरोध का माप किससे कहते हैं? तो वो ओमीटर के द्वारा। किससे? ओमीटर के द्वारा से, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि देखिए टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि ये जो विद्युत मोटर होता है ये क्या मैकेनिकल पे काम करता है, यानी कि मशीन होता है, और ये मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल ऊर्जा ही क्या करता है? इलेक्ट्रिक ऊर्जा में चेंज कर देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, मैकेनिकल ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ देखिए पूछा है 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलते हैं तो बिजली का खर्च कितना होगा, यानी कितना यूनिट होगा। तो अभी अभी मैंने बताया क्या होता है कि आप सभी जानते हैं कि 100 वाट का बिजली है, कितने घंटे जला रहे हैं, तो 10 घंटे जला रहे हैं, 10 घंटे जला रहे हैं, तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 1000 हो जाएगा। अब यूनिट में पूछा है तो इसको 1000 से भाग कर देंगे, यानी 1000 से भाग करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, कितना आएगा, 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट। हमारा आंसर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे पेपर में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 कूलॉम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 है किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि समांतर श्रेणी में किस तरीके से जोड़ा जाता है। तो आप सभी जानते होंगे कि उसको 1/R से भी डिनोट करता है और 1/R प्लस 1/R2 इस तरह से समांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए कुल जो प्रतिरोध है वो क्या आर है 1.403 किलो ओम है। ठीक है, कैसे इसको निकाला है वो देखते हैं। तो यहाँ देखिए प्रतिरोध को इस तरह से जोड़ते हैं 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, ये क्रम होता है, किस क्रम में जोड़ने पर, तो ये समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो इस तरीके से हम जोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं तो सीधा डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे जोड़ते हैं R1 प्लस R2, लेकिन ये समांतर क्रम में है तो इसलिए यहाँ जोड़ते हैं ऐसे 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पे कुल मिला के ये आ गया, और यहाँ पे हमारा R2 का वैल्यू यानी कि R2 बराबर हो गया 4.70। ठीक है, इसको जोड़ने पर तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4.70 किलोमीटर या किलो ओम, किलोमीटर नहीं होगा, किलो ओम होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे डायनमो जो होता है, क्या, डायनमो विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे देखिए डायनमो जो होता है ये विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, डायनमो। और क्या प्रश्न बन सकता है, देखिए डायनमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। डायनमो में आर्मीचर चुंबकीय बल क्षेत्र में घूर्णन करता है जिससे विद्युत चुंबकीय प्रेरक के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल उत्पन्न करता है। ठीक है, और इस तरीके से क्या बन जाता है, बिजली बनता है। ठीक, आगे यहाँ पे देखो क्या है, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है कौन, विद्युत मोटर। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि विद्युत ऊर्जा को, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो विद्युत मोटर बदलता है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। तो आप सभी जानते हैं कि वो एमीटर से मापी जाती है विद्युत धारा को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या है, अगला यहाँ पे देखिए कह रहे विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है। तो आप सभी जानते हैं वो एमीटर से मापी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे है, कह रहे यदि किसी ऐनक के यानी कि जो कोई लेंस यानी कि कोई शीशा होगा उसकी जो लेंस होगी, लेंसों की शक्ति यानी कि जो पावर है वो अगर +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के द्वारा आप कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक याद रखिएगा क्या होता है, डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या, डायोप्टर। पेपर में सीधा प्रश्न बनता है यहाँ से, जिसे डी के द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कि डी सिंबल के द्वारा सूचित किया जाता है। यदि फोकस एफ को मीटर में व्यक्त करें तो एक डायोप्टर बराबर 1 मीटर पर पावर m पर पावर -1 होता है। इस प्रकार उस लेंस की क्षमता 1D कहते हैं जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। आभासी लेंस की क्षमता कैसी होगी, प्लस में यानी कि पॉजिटिव में होगा, और अपसारी लेंस की क्षमता कैसी होगी, नेगेटिव में होगा यानी कि माइनस में होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई अगर ऐसे समझिए, अगर अवतल होगा, अवतल तो अवतल में क्या होता है, नेगेटिव माइनस होता है, लेकिन वही अगर उत्तल होगा तो वहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, तो यहाँ पे फोकस दूरी f बराबर 1/डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता। तो यहाँ पे देखिए 1/2 और यहाँ पे 1/2 गया 0.5 या फिर इसको 50 सेंटीमीटर भी कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 50। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ से आपको हमेशा याद रखिएगा कि फोकस दूरी f बराबर एक फॉर्मूला याद रखिएगा 1/डायोप्टर, यानी कि 1/d कितना 2 है, इसको कटा देंगे तो 0.5, या फिर ये मीटर में हो गया, अब सेंटीमीटर में करेंगे तो 0.50 यानी कि सीधा यहाँ 0.5 है, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये होगा 500, और यहाँ पे ये पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, 50 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। कह रहे चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। तो आप सभी जानते हैं जो चुंबकीय सुई होता है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, क्या है ये, पृथ्वी है, और इस पृथ्वी में ये सेंटर है, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है। तो जो ऊपर की दिशा पे ये सुई करता है तो यही चुंबकीय सुई क्या है, ऊपर की तरफ यानी कि नॉर्थ की दिशा की ओर बताता है। अगला प्रश्न देखिए जो कि हाल ही में पूछा है, चुंबकत्व का अणु चुंबकीय या समुच्च
ठीक है। समूचंबक सिद्धांत निम्न में से किससे द्वारा प्रदर्शित होता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, प्लेटिनम के द्वारा, प्लेटिनम के द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, या इनको यहाँ और क्या बन सकता है, अनुचुंबकत्व। ठीक है, चुंबकत्व का एक रूप है जिससे कुछ सामग्री बाहरी रूप से लागू चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कमजोर रूप से आकर्षित होती है। लागू चुंबकीय, देखिए लागू चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आंतरिक प्रेरक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। अनुचुंबकीय पदार्थों में प्लेटिनम शामिल होता है। अगला प्रश्न देखिए, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था? तो आप सभी जानते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। क्या? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए उन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। किसको? आइंस्टीन को। कब मिला था? तो ये 1921 में मिला था। पेपर में कई बार पूछा जाता है। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं उसके नियम के आविष्कार हेतु 1921 में भौतिक यानी फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में बीपीएससी ने पूछा है क्या कि अपेक्षा का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो वो अपेक्षिकता का है। ठीक है, अपेक्षिकता का सिद्धांत यानी कि रिलेटिविटी का दिया था, ये हुआ था अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है क्या है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो आप वो क्या होता है? यूरेनियम का होता है। किसका होता है? यूरेनियम का। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, विद्युत उत्पन्न करने में यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। यूरेनियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। ठीक दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए इसी तरीके से क्वेश्चंस को छांट छांट कर लाएं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए देखते हैं आगे। कह रहे कि यहाँ पे आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग में होने वाला तार किस पदार्थ का बन सकता है या बना होता है? तो आप सभी जानते हैं, जो फ्यूज होता है टीन और शीशे की एक मिश्र धातु होता है। उसकी गलनांक मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है, जिसके कारण अगर अधिभार यदि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यानी कि आ जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है, फ्यूज आपका डिस्क्रीज हो जाता है, यानी कि फ्यूज टूट जाता है और विद्युत यानी कट जाता है, जिससे कि आपकी जो भी इक्विपमेंट इलेक्ट्रिक का होता है वो बच जाता है। फ्यूज एक छोटा सा तार टुकड़ा होता है। यह रंगा या शीशा, टीन या लेड मिश्र धातु का बना होता है। इसका गलनांक निम्न होता है, यानी कि बहुत कम गलनांक होता है। लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट यानी कि अतिभारण ओवरलोडिंग वोल्टता वृद्धि आदि के कारण जब परिपथ में धारा निर्दिष्ट मान से अधिक हो जाती है, यानी कि आपके घर में बिजली मतलब विद्युत अगर जल रही है 220 वोल्ट का, इसके अलावा अधिक एकदम तेजी से बढ़ गया तो उस स्थिति में क्या होगा, फ्यूज उड़ जाएगा। अदरवाइज अगर फ्यूज नहीं रहेगा घर में तो आपका जो भी टीवी फ्रिज रेगुलेटर ये सारे क्या होगा, उड़ जाएगा। तो फ्यूज गलकर टूट जाता है और इससे हमारे इलेक्ट्रॉनिक के जो उपकरण होते हैं वो नुकसान होने से बच जाता है। और इसीलिए हमारे घरों में देखते होंगे आप लोग एक स्विच यानी कि लगा होता है। ठीक है, स्विच लगा होता है और वो किस चीज़ का लगा होता है? टंगस्टन और शीशा का जो कि एक टुकड़ा होता है, उसी को क्या बोलते हैं? फ्यूज बोलते हैं। अगला प्रश्न करें, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? क्या बोला है? कुचालक है। तो वो क्या है? पारा। तांबा तो ऊष्मा का सुचालक होता है और विद्युत का भी। शीशा नहीं होता, लेकिन शीशा भी गर्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि कुचालक है तो वो कौन सा हो जाएगा? पारा। ठीक है, याद रखिएगा, अभी हाल ही में इसको बीपीएससी ने पूछा है। यहाँ से कुछ और प्रश्न बन सकते हैं। कह रहे कि कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा या ऊष्मा प्रभावित ना हो उसे क्या बोलते हैं? कुचालक। लकड़ी, कांच आदि सभी धातुएं ऊष्मा की चालक होती है। ठीक है, ऊष्मा की, देखो सभी धातुएं ऊष्मा की चालक होती है। सभी धातुएं, लकड़ी नहीं होता, सभी, जैसे लकड़ी, कांच इत्यादि ये कुचालक होते हैं, लेकिन सभी धातु ऊष्मा की चालक होती है। लेकिन अन्य धातुओं की तुलना में शीशा, पारा की ऊष्मा चालकता पुअर कंडक्टर होती है। लेड की ऊष्मा चालकता 34.7 वाट, ठीक है, जबकि मीटर किलोवाट, जबकि पारा की ऊष्मा चालकता, ठीक है, लगभग 8.31 डब्ल्यू पर एम के होता है। ठीक है, देखिए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करें, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? तो वो क्या होगा? गर्म करने पर अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है वो घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, अर्धचालक ऐसी ठोस पदार्थ है जिसकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु कुचालकों से कम होता है। कैसी? कुचालकों से कम। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर कम होता है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। एक संवाहक के तापमान क्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसे थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, कई बार पेपर में पूछा गया है और अभी हाल ही में बीपीएससी ने इसको भी पूछा है। ठीक है, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें से विभव परिवर्तन होता है। इसी घटना को हम कहते हैं थॉम्सन प्रभाव।
ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोचिए मत, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके से आपको सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो। ठीक है, जब किसी संवाहक के दोनों सिरों को अलग अलग ताप पर रखा जाता है तो इसके माध्यम से विद्युत धारा प्रभावित होने पर संवाहक की लंबाई के साथ साथ ऊष्मा के विकास या अवशोषण की घटना को थॉम्सन प्रभाव के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। अगर आप अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। करें, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति करता है, क्या कारण होता है? देखिए, अभी हाल ही में बीपीएससी ने पूछा है, इसलिए सभी के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्यों? तो आप सभी जानते हैं, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है, जिसके कारण हमें क्या करता है कि कूलर ठंडी यानी कि ठंड प्रदान करता है। ठीक, यदि रेफ्रिजरेटर बोले तो रेफ्रिजरेटर का बोलता है मतलब फ्रिज, क्या बोलते हैं? फ्रिज। रेफ्रिजरेटर को फ्रिज बोलते हैं। रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए छोड़ दें, यानी कि जो आपके घर में फ्रिज है, फ्रिज के दरवाजे अगर कुछ घंटे के लिए छोड़ देंगे तो कमरे का ताप क्या होगा? वह कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वही रहेगा। तो सभी आंसर लगा देगा जी कम हो जाएगा। ठीक है, नहीं, वो आपके कमरे का जो ताप है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि सर ऐसा क्यों? फ्रिज में तो ठंडा होता है, उसका दरवाजा खोल देंगे तो ठंड बाहर निकलेगा और वही ठंडा है पूरा रूम को ठंडा कर देगा। जी नहीं, जैसे अगर आप दरवाजे को खोल देंगे तो रेफ्रिजरेटर ये क्या करेगा, उसमें से जो पावर यानी कि हीट उसमें कंजम्पशन होता है वो ज़्यादा खींचेगा ठंडा ज़्यादा करने के लिए। तो उस स्थिति में क्या होगा कि उसमें गर्मी यानी कि उसमें जो मोटर लगा रहता है उसमें हीटिंग ज़्यादा होगा, यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा होगा। पीछे के साइड में अगर आप देखिएगा बहुत गर्मी होती है, जैसे ऊष्मा निकलता है, और ऊष्मा ज़्यादा मात्रा में निकलेगा तो ऊष्मा आपके घर में जाएगा, और ऊष्मा घर में जाएगा तो पूरा रूम क्या होगा? गर्मी हो जाएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यदि आप रेफ्रिजरेटर या फिर फ्रिज के दरवाजा को खोल के छोड़ देंगे तो आपका जो रूम है वो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत का चयन करिए। तो आप सभी जानते हैं जो एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, बिल्कुल एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम नहीं कहा जाता है, क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ठीक है, सी गलत है। बाकी ये कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में प्रयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि नमी को अवशोषित करता है। जी हाँ, जो ये कपास है हमारे लिए बहुत ही अच्छा यानी उपयोगी वस्त्र होता है, क्योंकि कपास में क्या होता है जो नमी होता है वो नमी अवशोषित करने की क्षमता ज़्यादा होती है। सीढ़ी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान में की कोटिंग भी किया जाता है। ठीक है, टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है, बिल्कुल ठीक। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं अगला प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पूछा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी यस्सा नहीं बदलती है या फिर बदलता है? तो वो क्या होता है? आवृत्ति, जिसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी, वो चेंज नहीं होता है। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम की जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहता है, लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य तथा वेग क्या होता है? बदल जाता है। ठीक है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास यानी लेंस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? वो होता है उत्तल। कौन सा होता है? उत्तल होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे पढ़ने में काम आने वाले ग्लास वस्तुतः दूर दृष्टि दोष को दूर करता है। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट से देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दोष को उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करके संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं से अगर आपसे पूछे कि अगर आपको निकट दृष्टि दोष है यानी निकट दृष्टि दोष है तो उस स्थिति में बताइए, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लगाते हैं और दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण है। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार कैसा है? तो आप सभी जानते हैं वो क्या होगा? अवतल। और अवतल दर्पण में ही अगर आप सामने खड़े हो जाएंगे तो आप उसमें ज्यादा बड़ा दिखेंगे। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर कहते हैं इंग्लिश में। व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा प्राप्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहा है आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो वो उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस। अभी हाल ही में बीपीएससी ने से पूछा है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, ध्वनि का वायु में वेग का अनुमान कितना होता है? यानी कि वायु में देखिए ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है? यानी कि जो ध्वनि होता है उसकी स्पीड कितनी होती है वायु में? ठीक है, तो वो हमेशा कितनी होती है? 330 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अगले देखिए यहाँ पे कुछ वेग है किसमें ज्यादा होता है। देखिए शुष्क वायु में 332 मीटर पर सेकेंड होता है, शुष्क वायु में
अगर टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर टेम्परेचर कम हो, ताप कम हो, 0 हो, तो उस स्थिति में ध्वनि का जो स्पीड होगा वो 332। लेकिन अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस उस समय 346 होगा। हाइड्रोजन में 25 डिग्री पे कितना, 1200 इतना, ठीक है। आसुत जल में इतना। सबसे ज़्यादा देखिए किस में होता है, यहाँ पे एल्युमिनियम यानी कि ठोस में 6400 कितना है, 20 टेम्परेचर पर। किसमें, एल्युमिनियम में। पेपर में ये पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा ध्वनि का स्पीड किस में होगा, तो एल्युमिनियम में होगा, 25 डिग्री टेम्परेचर पर 6420 मीटर पर सेकंड। लोहा में कितना होता है, ये 5950, और कांच में पूछे तो कितना होगा, 3980। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, आकाश का नीला लगता है क्योंकि, देखिए आकाश नीला रंग का क्यों दिखाई देता है, क्या कारण है। तो ये देखिए, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णन होता है, जिसके कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। वायुमंडलीय अणुओं और परमाणुओं का प्रकाश पड़ने से यह एक प्रकाश से सभी दिशाओं में परिकीर्णित कर, ठीक है, प्रकीर्णित कर देते हैं। इस परिकीर्णन में बैंगनी व नीले प्रकाश वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक और घटते क्रम में हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण के प्रकाश के परिकीर्णन होते हैं, और इसलिए क्या होता है कि हमारा जो प्रकाश है वो कैसा दिखाई देता है, नीला कलर का दिखाई देता है। रात के समय में खुले आकाश में तारों की टिमटिमाने को किससे समझा जा सकता है, तो आप जानते हैं वो प्रकाश अपवर्तन के कारण ही, ठीक है। रात के समय में खुले आकाश में तारों को टिमटिमाने का कारण तारों में प्रकाश का पृथ्वी के वायुमंडल के पहुंचने पर क्या होने वाला अपवर्तन या फिर रिफ्रैक्शन के कारण होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हाल ही में बीपीएससी ने पूछा है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है और आगे भी पूछने की संभावना होती है, इसलिए आप इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान देंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो आप सभी जानते हैं वो होता है 4 डिग्री पर। कितने पर, 4 डिग्री पर अधिकतम होता है। यहाँ पे देखिए क्या है, पानी का घनत्व 4 डिग्री पर अधिकतम होता है और इसका आयतन न्यूनतम होता है। ये वाला देखिए, फिर यहाँ पे बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि 50 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा। तो आपको मैंने बताया था, एक फॉर्मूला होता है F = 9/5C प्लस में 32। इस फॉर्मूले के माध्यम से आप चाहे फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में निकाल सकते हैं और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा, आप इसको निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा B 122, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है और ये बीपीएससी का फेवरेट है, ये बार बार बीपीएससी पूछता है। तो आशा करते हैं कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण है, और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।